गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 7 में लेसन नंबर 13 गति एवं समय पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो आप लोग भी साथ साथ में ना बुक निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ में इसको अच्छे से समझना है और अपनी बुक में देखते हुए इसको अच्छे से रीड भी करना है। कक्षा 6 में आपने विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में पढ़ा था। आपने यह पढ़ा था कि किसी वस्तु की गति किसी सरल रेखा के अनुदिश वर्तुल अथवा आवर्ती हो सकती है। क्या आपको ये 3 प्रकार की गतियाँ याद है? मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जो गतियाँ होती है ना, वो सरल रेखा के अनुदिश कैसी कैसी हो सकती है। वो वर्तुल भी, वर्ताकार भी हो सकती है तथा आवर्ती भी हो सकती है गतियाँ। सारणी 13.1 में गतियों के कुछ सामान्य उदाहरण दिए गए हैं। प्रत्येक उदाहरण में गति का प्रकार पहचानिए। अब ये देखो, अब ये जो है ना, इसके अंदर गति के उदाहरण दे रखे, जैसे गति का उदाहरण है और इसमें गति का प्रकार बताना है। ठीक है ना। मार्च पास्ट करते सैनिक कैसे चलते हैं? एक सीधी रेखा में चलते हैं। सीधी सड़क पर चलती है बैलगाड़ी, वो भी कैसे चलती है? सीधी चलती है। पर बैलगाड़ी के जो पहिए हैं वो कैसे वर्ताकार में घूमते हैं। ठीक है, वर्तुल गति करते हैं। ठीक है। और दौड़ते धावक के हाथों की गति, दौड़ते धावक है ना, उसके है ना हाथों की गति कैसी होती है बताओ? वो कैसी होती है? आवर्ती। वो ऐसे होती है, देखो ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं ना, आगे पीछे जाते रहते हैं, ऐसी गति होती है। चलती साइकिल के पैडल की गति कैसी होती है? ऐसी वर्ताकार गति होती है। चारों पूरे है ना एकदम ऐसे गोले में घूमते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, जो सूर्य के जो चारों ओर है ना पृथ्वी की गति कैसी है? वो भी कैसी है? वर्ताकार है। झूले की गति कैसी है? आवर्ती गति है। आवर्ती गति है ना, बार बार क्या हो रहा है उसमें? दोलन हो रहा है ना, बार बार, आवर्ती गति है। लोलक की गति भी क्या होती है? आवर्ती गति होती है। ओके बच्चों, यह हमारा सामान्य अनुभव है कि कुछ वस्तुओं की गति मंद होती है जबकि कुछ अन्य वस्तुओं की गति तीव्र होती है। मंद अथवा तीव्र गति। हम जानते हैं कि कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुलना में अधिक तीव्र गति करते हैं। जो कुछ वाहन है ना, वो अन्य वाहनों की तुलना में क्या करते हैं? ज़्यादा गति करते हैं। जैसे तुम कार देखोगे, कार क्या मोटरसाइकिल से भी मतलब जैसे कार वो साइकिल से ज़्यादा तेज चलेगी ना। सिंपल सी बात है, हमें कम समय में अधिक दूरी तय करनी, कम समय में हम अधिक दूरी तय कर पाएंगे कार के द्वारा, जबकि साइकिल के द्वारा हमें वो दूरी तय करने में क्या लगेगा? ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में और देखते हैं। यहाँ तक कि एक ही वाहन विभिन्न समयों पर तीव्र अथवा मंद गति करता है। सरल रेखीय पथ के अनुदिश गति करने वाली 10 वस्तुओं की सूची बनाइए। इन वस्तुओं की गति को 2 वर्गों मंद तथा तीव्र में बांटिए। आपने यह कैसे निश्चित किया कि कौन सी वस्तु मंद गति कर रही है और कौन सी तीव्र गति कर रही है? यदि किसी सड़क पर कई वाहन एक ही दिशा में गति कर रहे हैं तो हम ये सरलता से बता सकते हैं कि उनमें से कौन सा वाहन अन्य की तुलना में तीव्र गति कर रहा है। आइए हम सड़क पर चलने वाले वाहनों की गति को देखते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई जो वाहन होते हैं वो कैसी गति करते हैं? तीव्र भी गति करते हैं और मंद भी गति करते हैं। ठीक है ना, वो उनके वाहनों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना। अब चित्र 13.1 में देखिए, इसमें किसी क्षण पर सड़क पर एक ही दिशा में गति करते कुछ वाहनों की स्थिति दर्शाई गई है। अब चित्र 13.2 देखिए, इसमें उन्हीं वाहनों की कुछ समय पश्चात की स्थिति दर्शाई गई है। दोनों चित्रों के प्रेक्षण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कौन सा वाहन सबसे तीव्र गति कर रहा है? इनमें सबसे मंद गति कौन कर रहा है? कौन मंद अथवा तीव्र गति कर रहा है? इसका निर्णय करने में वस्तुओं द्वारा किसी दिए गए काल अंतराल में चली गई दूरी हमारी सहायता कर सकती है। मतलब जो गति है ना, उसका निर्णय के पहले वो गति मंद है कि तीव्र है, तो इसको है ना ज्ञात करने के लिए हमारे जो वस्तुओं द्वारा जो है ना काल अंतराल मतलब समय, कितने समय में कितनी दूरी के तय की, वो हमारी क्या कर सकती है? इसमें सहायता कर सकती है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए, आप अपने मित्र को विदा करने बस अड्डे पर जा रहे हैं। मान लीजिए आप बस के चलते ही अपनी साइकिल के पेडल मारने लगते हैं। देखो, एक कल्पना करनी है हमें कि आप अपने मित्र को विदा करने बस अड्डे पर जा रहे हैं। मान लीजिए आप बस के चलते ही अपनी साइकिल के पेडल मारने लगते। जैसे ही आपकी क्या बस
बस जैसे ही चलती है ना, अब अपनी क्या करने लगते हैं, साइकिल के पैडल मारने लगते हैं। 5 मिनट के पश्चात आपके द्वारा चली गई दूरी बस द्वारा चली गई दूरी से काफ़ी कम होगी। अब देखो, आप 5 मिनट के अंदर जितनी दूरी चलते हैं ना, है ना, 5 मिनट के पश्चात जो 5 आपने पैडल मारने शुरू किए, जैसे ही बस चली आपने कहा क्या कर दिया, पैडल मारने शुरू कर दिए। 5 मिनट के पश्चात जो बस द्वारा चली गई दूरी है ना, वो साइकिल द्वारा चली गई दूरी से जो साइकिल की जो दूरी होगी ना, वो बस द्वारा चली गई दूरी से क्या होगी, काफ़ी कम होती है। क्या आप तब यह कहेंगे कि बस साइकिल से तीव्र गति से चल रही है? ऑब्वियस बात है कि अगर साइकिल ने क्या की है, 5 मिनट के पश्चात बस से कम दूरी तय की, इसका मतलब बस क्या कर रही है, साइकिल से ज़्यादा फास्ट चल रही है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। इसके अंदर हम प्राय यह देखते हैं कि तीव्र चलने वाले वाहनों की चाल क्या होती है, अधिक। जो फास्ट चलते हैं, जो तीव्र चलते हैं, उनके वाहनों की चाल क्या होती है, अधिक होती है। और 100 मीटर दौड़ में यह निर्णय करना सरल होता है कि किसकी चाल अधिकतम है। जो धावक 100 मीटर दूरी तय करने में सबसे कम समय लेता है, उसकी चाल क्या है, अधिकतम है। सिंपल सी बात है, जो ज़्यादा दूरी तय करने में कम समय लेगा, जो ज़्यादा दूरी तय करने में कम समय लेगा, उसकी चाल बताओ क्या होगी, तीव्र होगी कि नहीं होगी? वो क्या करेगा, तीव्र चाल से चलता है। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। वापस रिपीट कर रही हूँ, जो कम समय में ज़्यादा दूरी, जो वाहन कम समय में ज़्यादा दूरी तय करेगा, उसकी चाल क्या होती है, हमेशा अधिक होती है। और जो ज़्यादा समय में कम दूरी तय करता है, उसकी चाल क्या होगी, कम होगी। अब हम बात करते हैं चाल के बारे में। चाल, आप कदाचित चाल सबसे परिचित है। ऊपर दिए गए उदाहरण में अधिक चाल से यह संकेत मिलता है कि किसी दी गई दूरी को कम समय में तय किया गया है, अथवा किसी दिए गए समय में अधिक दूरी तय की गई है। 2 या अधिक वाहनों को कौन तीव्रतम गति कर रहा है, इसे ज्ञात करने की सबसे सुविधाजनक विधि यह है कि हम इनके द्वारा किसी एकांक समय में तय की गई दूरी ज्ञात करें। इस प्रकार यदि हम 2 बसों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी जानते हैं, तब हम यह बता सकते हैं कि उनमें से कौन अपेक्षाकृत मंद है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ये देखो, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में मतलब किसी समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, उस वस्तु की क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक है ना, किसी एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, उस वस्तु की क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। ओके बच्चों, जब हम यह कहते हैं कि कोई कार 50 किलोमीटर, जब हम ये कहते हैं, भाई हम ये कहते हैं ना कि है ना, कोई कार है वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या करती है, गति करती है, तो इससे यह ज्ञात होता है कि वह कार 1 घंटे में, अगर हम बोलते हैं कि भाई कोई कार है जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या करती है, गति करती है, तो इससे यह ज्ञात होता है कि वह कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करती है। क्योंकि इसने क्या बोला है कि 50 किलोमीटर प्रति मतलब एक घंटे में उसकी क्या चाल है, तो मतलब 1 घंटे में कितनी दूरी तय रहेगा, 50 किलोमीटर। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना। तथापि कोई कार विरले ही 1 घंटे समय तक किसी नियत चाल से गति करती है। वास्तव में विरले मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई कोई कार है या फिर कोई भी वाहन है जो 1 घंटे में नियत मतलब चाल तक क्या करे, गति करे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो प्राय हम केवल कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी पर ही विचार करते हैं। हम इसकी चिंता नहीं करते कि इस 1 घंटे की अवधि में कार नियत चाल से चलती रही अथवा नहीं। ठीक है ना, हम इसकी चिंता नहीं करेंगे कि भाई इस 1 घंटे की अवधि में कार है कि भाई वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही थी, उसकी चाल कम हुई कि ज़्यादा, उसके बारे में चिंता नहीं करते। ठीक है ना, वास्तव में यह परिकलित की गई चाल रहती है जो कार की क्या होती है, औसत चाल होती है। जो हम ये जो बोल रहे हैं ना, कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा कार की चाल बोल रहे हैं, वो एक्चुअल चाल नहीं होती, वो क्या होती है, कार की क्या होती है, औसत चाल होती है। ठीक है ना, एक्चुअल चाल तो ज्ञात करेंगे तो उसमें तो बहुत सारी आ जाएगी, क्योंकि 1 घंटे में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 1 घंटे में लगातार हम एक ही चाल से गति कर रहे हैं ना बच्चों।
इस पुस्तक में हम औसत चाल के चाल शब्द का ही इस पुस्तक में औसत चाल के लिए चाल शब्द का ही उपयोग करते हैं। जो औसत चाल है ना, अभी जो हम लेसन पढ़ रहे हैं ना, इसमें औसत चाल के लिए हम चाल शब्द का ही क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट पेज निकालते करेंगे। अतः हम तय की गई कुल दूरी को लिए गए कुल समय से विभाजित करके चाल प्राप्त कर सकते हैं। ये आ गया हमारा चाल का फॉर्मूला। क्या है हमारा चाल का फॉर्मूला? तय की गई कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय। मैंने क्या बोला था, एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, उसकी चाल कहलाती है। तो फिर हमें पता लगी कि भाई जो दूरी है वो चाल क्या आपस में संबंधित है। दूरी और जो समय है वो आपस में क्या है, संबंधित है। वो आपस में संबंधित है तो फिर उससे क्या निकल जाएगी, हमारे पास चाल निकल जाएगी। तो हमारे पास चाल का फॉर्मूला हो गया, इसको याद करेंगे। तय की गई कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय। ओके बच्चों, यदि हम किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय को माप ले तो हम उस वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। हम कैसे, हम अब बताओ, अगर किसी वस्तु है ना, कोई वस्तु द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय को माप ले, निश्चित दूरी को तय करने में जो भी समय लग रहा है अगर उसको माप ले और हम क्या कर ले, उसकी है ना दूरी को भी क्या कर ले, पहचान ले कि भाई उसकी है ना किसी निश्चित दूरी को, ठीक है ना, किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय को भी क्या कर ले, माप ले। तो अब बताओ, हमारे पास दूरी तो है, ये उसकी पहले से ही निश्चित दूरी है, तो दूरी है हमारे पास, और हमने समय को भी क्या कर लिया, माप लिया। तो अब बताओ उस वस्तु की चाल निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? हम निकाल सकते हैं ना। कक्षा 6 में आपने दूरी मापन सीखा था, परंतु हम समय कैसे मापते हैं आइए पता लगा है। समय की माप अगला टॉपिक है हमारा, समय की माप। यदि आपके पास घड़ी नहीं है तो आप यह कैसे निश्चित करेंगे कि अब क्या समय हो गया है? क्या समय हो गया है? क्या कभी आपको यह जानने की उत्सुकता हुई है कि हमारे बुजुर्ग किस प्रकार केवल छाया देखकर दिन के समय का अनुमान लगा लेते थे? जो हमारे जो पहले के जो पूर्वज थे ना, उनके पास घड़ी नहीं थी, तो वो लोग क्या करते थे, सिर्फ छाया देखकर ही क्या लगा लेते थे, समय का अनुमान लगा लेते थे। हम 1 माह के काल अंतराल को कैसे मापते हैं, हम 1 वर्ष के काल अंतराल को कैसे मापते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ओके बच्चों, तो जो हमारा आगे हम पढ़ेंगे, हमारे पूर्वजों ने यह देखा कि प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतराल के पश्चात स्वयं दोहराती है। मतलब जो है ना, हमारे पूर्वजों ने क्या देखा, प्रकृति में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है जो निश्चित अंतराल मतलब कुछ समय के बाद क्या हो जाती है, वापस वो दोहराती है, ठीक है ना, वापस वो घटित होती है। उदाहरण के लिए उन्होंने यह पाया कि सूर्य प्रतिदिन प्राय उदय होता है। जैसे सूर्य क्या होता है, प्रतिदिन उदय। ऐसा कोई दिन होता है कि जब सूर्य उदय नहीं होता? सूर्य तो हमेशा उदय होता है। अब तुम बोलोगे कि मैडम बादल होते हैं ना, तब तो सूर्य उदय नहीं। बेटा, बादल होते हैं तब भी सूर्य उदय होता है, पर बादलों के कारण बादल उसके सूर्य के आगे आ जाते हैं, जिसके कारण हमें वो दिखता नहीं है, पर सूर्य सदैव उदय होता है, ठीक है ना। तो हम ये देखते हैं कि भाई सूर्य प्रतिदिन प्रातः उदय होता है। एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को एक दिन कहा गया। एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को हमने क्या कहा, एक दिन कहा कि नहीं कहा। अब एक मान लो आज सुबह 7 बजे सूर्य उदय, कल सुबह 7 बजे सूर्य उदय हुआ है वापस, तो इसके जो बीच का जो अंतराल हो गया उसको क्या बोला हमने, एक दिन बोला। क्या बोला हमने, एक दिन कहा है। इसी प्रकार एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच के समय की माप माह के रूप में लेगी। अब अमावस्या क्या होती है, जब क्या होता है कि जिस दिन चांद नहीं होता वो क्या होती है, अमावस्या होती है। जिस दिन आकाश में चांद नहीं होता वो क्या होती है, अमावस्या होती है। तो एक अमावस्या मतलब मान लो इस महीने की कोई अमावस्या है, अब अगले महीने की अमावस्या के जो बीच का जो समय होगा उसको क्या बोलेंगे, हम महा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, महा बोलेंगे, ठीक है ना। एक वर्ष उस समय के लिए नियत किया गया जितने समय में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा पूरी करती है। एक वर्ष, अब हमने देख लिया, हमने दिन भी देख लिया, महा भी देख लिया, हमने दिन भी देख लिया, महा भी देख लिया। अब वर्ष के बारे में इन्होंने क्या बोला, वर्ष क्या होता है, पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है, ठीक है ना। तो सूर्य क्या हो जाता है, तो हमारा जो वर्ष है वो क्या हो जाएगा कि जिसके अंतर्गत पृथ्वी क्या करती है, सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है ना।
तब क्या होता है, एक वर्ष कंप्लीट होता है। वापस देखो, जब पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है तब क्या होता है, एक वर्ष होता है। एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या के बीच का समय माह कहलाता है। एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के बीच का जो समय क्या कहलाता है, दिन कहलाता है। ठीक है ना। प्राय हमें एक दिन से काफी छोटे समय अंतरालों को मापने की भी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना। प्राय हमें एक दिन से काफी छोटे समय अंतरालों को मापने की भी आवश्यकता पड़ती है। एक दिन से भी क्या होने, कभी कभी क्या है, हमें एक दिन से भी क्या छोटे समय अंतराल चाहिए संभव, तो हम समय मापने के लिए सबसे सामान्य युक्ति घड़ियां ही है। समय मापने के लिए सबसे सामान्य युक्ति क्या है, घड़ियां। अब हम देखते हैं कि भाई 9 बजे हमें कहीं पे जाना है, या फिर हमें काम करना है, या फिर तुम्हारी कोई लाइव क्लास आने वाली है तो तुम्हें पता होगा उसका टाइम, तो उसके अकॉर्डिंग आती है ना। तो उसके लिए हम हमारे पास सही अगर समय मापना, तो उसके लिए क्या युक्ति है बताओ, घड़ी ही होगी ना उसके लिए। ठीक है ना। तो क्या आपको कभी यह जानने की उत्सुकता हुई है कि घड़ियां कैसे मापती है, मतलब घड़ियां समय कैसे मापती है, ऐसे को भी जानने की उत्सुकता हुई है। घड़ियों की कार्यविधि काफ़ी जटिल होती है, काफ़ी जटिल मतलब बहुत ही क्या होती है, मुश्किल होती है, परंतु सभी घड़ियों में आवर्ती गति का प्रयोग किया जाता है। आवर्ती गति मतलब बार बार दोहराने वाली गति का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे ये पुराने समय में जैसे जो दीवार घड़ी आती थी ना, उसके अंदर क्या होते थे, लोलक होते थे, यहाँ से वहाँ क्या करते थे, गति करते थे, यूं ही होते थे। तो ये क्या हो गया, आवर्ती गति। तो यही आवर्ती गति का नियम है, इसके अंदर भी लागू होता है। इनफैक्ट इसके अंदर भी इसी आवर्ती गति का नियम लागू होता है। अब तुम देखते हो कि है ना, अब घड़ी है ना, घड़ी ये वाली घड़ी है चाहे ये वाली घड़ी है, इसके अंदर तो देखो जब 12 बज जाते हैं ना इसके अंदर, तो उसके बाद वापस 1 2 3 4 5 चालू हो जाते। इसके अंदर देखो 24 घंटे हो जाते हैं ना, 24 घंटे हो जाते हैं, उसके बाद वापस 12 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हो जाता है ना वापस। तो ऐसा ही होता है बेटा इसमें भी। ठीक है ना। तो आवर्ती गति का नियम पालन करते हैं। अब देखो 24 के बाद वापस रिपीट हो गया ना संख्या, इसमें देखो 12 के बाद वापस 1 2 3, जैसे फिर 12 है फिर वापस 1 2 3 रिपीट होता है, यही होता है आवर्ती। ठीक है। आवर्ती गति का एक चिर परिचित उदाहरण सरल लोलक है। चिर परिचित उदाहरण क्या है, आवर्ती गति का एक सरल लोलक। सरल लोलक मतलब जो यहाँ से वहाँ पेंडुलम होता है ना, जो यहाँ से वहाँ गति करता है। ठीक है ना, वो क्या होता है, सरल लोलक होता है। सरल लोलक धातु के छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ स्टैंड से धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जाता है। कैसे बनाते हैं, सरल लोलक धातु के छोटे गोले अथवा पत्थर, कोई पत्थर ले लो भाई तुम, पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ स्टैंड से, दृढ़ मतलब कोई मजबूत, ठीक है ना, मजबूत स्टैंड से धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जाता है। निलंबित करके मतलब लटका के बनाया जाता है। धातु के गोले को गोलक कहते हैं। जो धातु का जो गोले होता है ना, गोले को क्या कहते हैं, लोलक का क्या कहते हैं, गोलक कहते हैं। अब लोलक तो हमने बना लिया, अब जो लोलक का जो धातु का गोला होगा उसको क्या बोलेंगे, गोलक। चित्र 13.a में लोलक को अपनी माध्य स्थिति पर विराम अवस्था में दर्शाया गया है। जब लोलक के गोले को धीरे से एक ओर ले जाकर मुक्त करते हैं तो यह इधर उधर गति करना आरंभ कर देता है। सरल लोलक की यह गति आवर्ती अथवा दोहन गति का एक उदाहरण है। सरल लोलक की ये जो गति है ना, उसको क्या कहते हैं, आवर्ती या दोलन गति का एक उदाहरण। आवर्ती है क्या है, दोलन गति। ये देखो ये हमारा क्या है, सरल लोलक है। हमने इसको क्या, धातु की कोई गोला ले लिया या फिर कोई पत्थर ले लिया, ठीक है। अब उस पत्थर को हमने क्या कर दिया, इससे किसी धागे से ऐसे बांध दिया। बांधने के बाद इस धागे को क्या कर दिया, एक मजबूत स्टैंड से बांध दिया। फिर उसके बाद हमने इस धातु के गोले को जब ऐसे खींच के दूर तक लेके गए, ये रहा देखो यहाँ तक, दूर तक लेके गए, तब क्या हुआ, वापस क्या यहाँ पे आके फिर यहाँ पे आया, 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 फिर धीरे 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 वापस अपने बीच की स्थिति पर। यही तो करता है, ठीक है ना। तो इस गति को क्या बोला हमने, आवर्ती अथवा दोलन गति। क्या बोला, आवर्ती अथवा दोलन गति। जब लोलक का गोला अपनी माध्य स्थिति O से प्रारंभ करके A तक, फिर A से B एवं B से वापस O पर आता है तो यह कहा जाता है कि लोलक ने एक दोलन पूरा कर लिया। देखो अब क्या है कि यह माध्य स्थिति O से प्रारंभ करके A तक, फिर A से B एवं B से वापस O पर जाता है तो यह कहा जाता है, देखो O से स्टार्ट किया इसने, O से स्टार्ट किया, O से कहाँ गया, A पर गया, फिर A से वापस कहाँ, O पे आया, फिर B पे आया, ठीक है, फिर B से वापस कहाँ पे, O पे आया। तो इसको क्या बोला हमने, एक
दोलन। क्या बोला इसको? एक दोलन। लोलक तब भी एक दोलन पूरा करता है जब इसका गोलक एक चरम स्थिति ए से दूसरी चरम स्थिति बी पर तथा बी से वापस ए पर आ जाता है। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। जो सरल लोलक होता है ना, वो है ना जितना समय लगाता है ना एक दोलन को पूरा करने में, उसको क्या कहते हैं? उस सरल लोलक का क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। हमने देख लिया गति कैसी करते हैं। उसके बाद है ना हमने देखा कि भाई जो सरल लोलक है वो एक दोलन, मतलब देखो यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे गया, फिर वापस आया, फिर बी पे गया, फिर बी से वापस कहाँ है, मतलब ए बिंदु को भी पूरा छू लिया और बी बिंदु को भी पूरा छू के फिर वापस अपनी एज इट इज पोजीशन पर आ गया। तो उसको वो क्या बोलेंगे? वो क्या कर लिया? उसने एक दोलन कंप्लीट कर लिया। एक दोलन कंप्लीट करने में उसने जितना समय लिया ना, उसको क्या बोलेंगे? सरल लोलक का आवर्तकाल बोलेंगे। ओके बच्चों, एक दोलन पूरा करने में जितना समय लेता है उसको क्या कहते हैं? हम आवर्तकाल कहते हैं। अब हम ये हमारा क्रियाकलाप है, इससे आगे हम पढ़ते हैं। अभी हमने क्रियाकलाप वो पीछे था, हम वो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? इसके आगे पढ़ेंगे। क्या आपके लोलक का आवर्तकाल हर बार लगभग समान होता है? ध्यान रखिए, आरंभिक विस्थापन में थोड़ा परिवर्तन आपके लोलक के आवर्तकाल को प्रभावित नहीं करता है। आरंभिक स्थान से थोड़ा परिवर्तन आपके लोलक के आवर्तकाल को प्रभावित नहीं करता। आरंभिक स्थान से अगर थोड़ा परिवर्तन होता है ना, तो वो आपके लोलक के आवर्तकाल को प्रभावित नहीं करता। आजकल अधिकांश घड़ियों में एक या दो सेलों वाले विद्युत परिपथ होते हैं। एक घड़ी को क्वार्ट्ज घड़ी, इन घड़ियों को क्या कहते हैं? जिसमें सेल होते हैं ना, सेल वाली जो हमारे नॉर्मल जो घड़ियाँ होती हैं, इन घड़ियों को हम क्या बोलते हैं? क्वार्ट्ज घड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वार्ट्ज घड़ी कहते हैं। इनके द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापे गए उस समय से अधिक यथार्थ होता है। जो आज की जो घड़ियां होती है ना हमारी, जो सेल वाली, इसके अंदर जो हम समय मापते हैं ना, जो पहले जो समय मापते थे उससे क्या होता है? ज़्यादा यथार्थ होता है, ज़्यादा सही होता है। अब हम बात करते हैं आगे, समय तथा चाल के मात्रक। अब हमने समय भी पढ़ लिया। अब हमने समय में देख लिया कि भाई आवर्ती होती है तो दोलन होता है। एक दोलन को पूरा करने में जितना समय लगता है उसको आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल ऐसे थोड़े से विस्थापन से परिवर्तित नहीं होता। और आजकल की जो घड़ियाँ हैं उसको, उन घड़ियों को क्वार्ट्ज घड़ी कहते हैं। और हमने चाल भी देख ली कि भाई जितनी दूरी तय कर रहा है उसमें बट्टा में अगर समय का भाग लगा दे तो हम चाल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो वाहन क्या है? तीव्र है, ठीक है ना। हम दोनों के बारे में बात कर ली। अब हम समय और चाल के मात्रक के बारे में बात करेंगे। समय का मूल मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। इसका प्रतीक क्या है? ऐसे। समय के बड़े मात्रक मिनट तथा घंटा है। समय का जो बड़ा मात्रक होता है वो क्या है? मिनट तथा घंटा है। आप पहले ही जानते हैं कि यह मात्रक किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। चाल का तथाकथित मूल मात्रक क्या है? चूंकि चाल दूरी बटा समय है, अतः चाल का मूल मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। देखो दूरी का मात्रक तो क्या हो गया? मीटर। और समय का मात्रक अभी हमने देखा क्या है? सेकंड है ना। तो दूरी का मात्रक क्या आ गया? मीटर। और बट्टा है तो बट्टा लगा दिया हमने। और समय का मात्रक अभी हमने देखा सेकंड। तो हमारे चाल का मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड। वास्तव में इसे अन्य मात्रकों जैसे मीटर प्रति मिनट अथवा किलोमीटर प्रति घंटा में भी व्यक्त किया जा सकता है। जैसे मीटर प्रति मिनट या फिर इसको किलोमीटर प्रति घंटा में। देखो किलोमीटर किसका हो गया? दूरी का मात्रक हो गया। और घंटा, देखो घंटा किसका मात्रक है? समय का मात्रक है। व्यक्त कर सकते हैं। आपको यह याद रखना चाहिए कि सभी मात्रकों के प्रतीकों को एक वचन में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए हम 50 किलोमीटर लिखते हैं, ना कि 50 किलोमीटर्स। हम क्या लिखते हैं? एक वचन में लिखते हैं। ऐसा नहीं कि 50 किलोमीटर्स, नहीं, 50 किलोमीटर ही लिखेंगे, ठीक है ना। अथवा 8 सेंटीमीटर लिखते हैं, ना कि 8 सेंटीमीटर्स लिखते हैं, ठीक है ना। आवश्यकता के अनुसार समय के विभिन्न मात्रकों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए आपकी आयु को दिनों अथवा घंटों में व्यक्त करने की अपेक्षा वर्षों में व्यक्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। इसीलिए तो हम क्या करते हैं? साल में एक बार ही बर्थडे मनाते हैं ना। साल में क्या करते हैं? एक बार बर्थडे मनाते हैं। अब हम दिन में अगर हम उसको अपने समय को मापेंगे, आयु को अगर दिन के अनुसार मापेंगे या घंटों के अनुसार मापेंगे, वो थोड़ा क्या हो जाएगा? हार्ड पड़ जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं? उसको
वर्ष में मापते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार घर से विद्यालय तक की दूरी तय करने में लगे समय को वर्षों में व्यक्त करना बुद्धिमानी नहीं है। अब बताओ कि अगर हम घर से विद्यालय तक की दूरी को अगर ना लगे समय को अगर वर्षों में व्यक्त करेंगे तो क्या सही होगा? क्या तुम बताओ, तुम कोई वर्षों में पहुंचते हो क्या स्कूल? नहीं, वर्षों में नहीं पहुंचते। हम क्या करते हैं, कुछ मिनट में पहुंच जाते हैं या कुछ घंटों में पहुंच जाते हैं। 1 सेकंड का काल अंतराल कितना छोटा अथवा बड़ा होता है? जोर से 2000 एक पुकारने में लगा समय लगभग 1 सेकंड होता है। 1 सेकंड का काल अंतराल कितना छोटा था कितना बड़ा हो सकता है? 1 सेकंड का जो काल अंतराल है ना वो कितना छोटा है कितना बड़ा हो सकता है? जोर से 2001 पुकारने में लगा समय 1 सेकंड होता है। जोर से हम क्या पुकारते हैं? 2001 तो कितना समय लगा? 1 सेकंड का लगा। 2001 से 2010 तक जोर से गिनकर आप इसका सत्यापन कर सकते हैं। किसी सामान्य स्वस्थ युवा की विराम की स्थिति में नाड़ी 1 मिनट में 72 बार, नाड़ी मतलब जो हमारी नाड़ होती है ना, हाथों की नस होती है ना वो, ठीक है ना। विराम स्थिति में जो हमारी जो हम जब आराम से बैठे हैं, रिलैक्स स्थिति में बैठे हैं, तब हमारी जो नस है वो 1 मिनट में कितनी बार होती है? 72 बार, ठीक है ना। और अथवा 10 सेकंड में लगभग 12 बार स्पंदन करती है, मतलब धड़कती है, ठीक है ना। तो मतलब हमारा हृदय है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार, ठीक है ना। तथा 10 सेकंड में, इसका मतलब 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो 10 सेकंड में कितनी बार स्पंदन, कितनी बार धड़कता है? 12 बार। बच्चों में यह दर कुछ अधिक हो सकती है। जो बच्चे होते हैं ना उनमें क्या होती है, यह दर क्या होती है? ज़्यादा होती है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, सबसे क्या होते हैं, स्वस्थ होते हैं हमेशा। जब लोलक वाली घड़ियां प्रचलित नहीं थी तब संसार के विभिन्न भागों में समय मापने के लिए बहुत सी युक्तियों का उपयोग किया जाता था। जब ये लोलक वाली घड़ियां नहीं थी तब समय मापने के लिए बहुत सारी युक्तियों का उपयोग किया जाता था। जैसे धूप घड़ी, क्या है? धूप घड़ी का उपयोग किया जाता था। जल घड़ी, रेत घड़ी, इस प्रकार की युक्तियों के क्या है, कुछ उदाहरण है। जब हमारे पास लोलक नहीं था तो इसलिए धूप घड़ी, जल घड़ी, रेत घड़ी, इस प्रकार की युक्तियों का क्या किया जाता था, उपयोग किया जाता था। संसार के विभिन्न भागों में इन युक्तियों के भिन्न भिन्न डिजाइन बनाएंगे। अब देखो, ये देखो जंतर मंतर है ना हमारा जो दिल्ली के अंदर, उसके अंदर ये एक धूप घड़ी है। क्या है? एक धूप घड़ी है। इससे ना हम समय बता सकते थे जब लोलक वाली घड़ियां नहीं थी। अब ये देखो, ये क्या है? एक रेत घड़ी है, इससे पता लग जाता समय। ये क्या है? एक जल घड़ी है, इससे भी क्या लग जाता था, समय पता लग जाता था, ठीक है। अब जो आगे का जो हमारे टॉपिक रहेगा चाल मापन, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको वीडियो? लाइक करना, कमेंट करना। ओके बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके बच्चों, लाइक करना वीडियो को। थैंक यू सो मच बच्चों।